नमस्कार दोस्तों, दृष्टि क्लासेस में सभी वर्ष का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम हिस्ट्री के चैप्टर को डिस्कशन करेंगे और हिस्ट्री में डिस्कशन करेंगे कि मानव के द्वारा खोजी गई आरंभिक खोजें क्या हैं और उसने किन पशुओं का सबसे पहले इस्तेमाल किया पशुपालन के लिए, कौन सी फसलों को उसने इस्तेमाल किया उगाने के लिए। तो उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपके वनडे एग्जाम के लिए भी और आपके प्री और मेंस सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जान लेते हैं आरंभिक मानव। हेडिंग दिया गया आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, कि क्या कारण था कि वो इधर उधर घूमते थे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, यानी कि आज से ठीक 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं उनको? आज आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। इनके भोजन का इंतजाम करने की जो विधि है उनके आधार पर इनको हम लोग क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का इस्तेमाल करते थे। इनके खाने में क्या इस्तेमाल करते थे? वो जंगली जानवरों का इस्तेमाल करते थे। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। फलमूल, दाने, पौधे और पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घुमा करते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। इनमें से पहला कारण है यह है कि वे एक ही जगह पर ज्यादा दिन तक रहते थे, तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे और इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। इनके पहला कारण तो यह है कि जब वे किसी जगह पर कुछ समय के लिए ठहरते थे तो वहाँ के आसपास के जो खाद्य श्रृंखला है उसको वहाँ पर समाप्त वो कर देते, पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, तो इसलिए उनको भोजन की तलाश में दूर तक जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। तो दूसरा कारण इनका यह है कि जो जानवर थे वो अपने खाद्य के तलाश में दूसरी जगह पर प्रस्थान कर दिया करते थे, तो मनुष्य भी उसके पीछे पीछे ही उन जानवरों के पीछे पीछे ही जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। तीसरा जो मेन कारण यह है कि जो पेड़ पौधे हैं उन पर फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है और पानी झीलें, झरने तथा नदियों में से ही मिलता है। यद्यपि नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमको कैसे मिलती है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पुरातात्विक विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनके जो पत्थरों के औजार है वो आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ी और औजारों बनाने के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर ये देख लेंगे, पत्थर के औजारों का उपयोग दिया गया है। यहाँ पर बाएं के खाने, इंसान के खाने योग्य जोड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। इनके जो बाईं ओर दिया गया है, इंसान के खाने योग्य जो जड़ें हैं उनको खोदने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, जो बाएं में दिया गया। और दाएं में दिया गया जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता वो दाएं में दिया गया है। रहने की जगह का निर्धारण करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातात्विक नदियां और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये मैप को आप देख लेंगे जूम करके।
चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। यानी कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या था, पत्थर के हथियार थे, और लोग ऐसी जगह को ही रहने के लिए सिलेक्ट करते थे, चुनते थे जहां पर अच्छे किस्म के पत्थर मिल सके। इनमें से पहला है भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। तो वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भीमबेटका कहां पर पड़ता है, तो यह पड़ता है मध्य प्रदेश में। इस पुरास्थल पर गुफाएं में कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ इन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भीमबेटका की जो गुफाएं है वो कहाँ पर है, किस नदी के पास में है, तो नर्मदा घाटी के पास में है। क्या तुम बता सकते हो? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। पुरास्थल, अब जान लेते हैं पुरास्थल किसको कहते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। इनके पुरास्थल उस स्थान को कहेंगे जहां पर औजार भी मिलेंगे, बर्तन भी मिलेंगे और इमारतों के अवशेष भी मिलेंगे, तो उसको ही क्या कहेंगे, पुरास्थल कहेंगे। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे इन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तट पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में, इनमें सबसे पहली खोज है आग की खोज। तो आग की खोज के बारे में जान लेंगे। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस को भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो आपसे पूछा जाए कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहली खोज किसकी की गई थी, तो आग की खोज की गई थी। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण काल युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियां इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग कहा जाता है। कि जहां पर भी हमको पर्यावरण में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा तो इसको मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण कालीन युग कहा जाएगा। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण काल युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। हमें कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पर बदलती जलवायु के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगेंगे और इससे हिरने, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ेगी। इनके जो घास खाकर जिंदा रहते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे इन्हें पीछे आए। वे इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तब इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इनके इसी काल में मछली का भी ये लोग सेवन करने लगे। खेती और पशुपालन की शुरुआत के बारे में जान लेते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे
अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार हो जाते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद ही पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। आपको पता लग गया कि कृषक कैसे बने हैं यहाँ पर लोग। आइए थोड़ा जान लेते हैं। इस तरह लोगों ने अपने घर के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया। इनके अपने घर के आसपास लोगों ने चारा रखा और चारे से क्या होगा, पशु आकर्षित होंगे। और जब ये पशु आकर्षित होंगे तो कैसे बन जाएंगे, पालतू बन जाएंगे। सबसे पहले जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया और वह कुत्ता था। इनके आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला पालतू पशु कौन था, तो कुत्ता था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नजदीक लाने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। इनके पहले वो कृषक बने, फिर कृषक के बाद में फिर क्या बने, वो पशुपालक बने। तो आपसे ये क्रोनोलॉजिकली फॉर्म में पूछा जा सकता है कि मानव जीवन सबसे पहले किस प्रकार से हुआ। जिनके सबसे पहले क्या बने, कृषक और फिर पशुपालक। बसने की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। लोगों द्वारा पौधों उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। कि लोगों के द्वारा जो पौधे उगाए जाएंगे और जो जानवरों की देखभाल होगी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बसने की प्रक्रिया का कहते हैं। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है। या यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों का चुनाव करते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। कि जो हिंसा नहीं करते उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, पालतू पशु के रूप में पाला जाता है। आपने कहीं किसी शेर को तो पालते हैं नहीं देखा होगा, किसी को चीते को नहीं पालते देखा होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हिंसा करते हैं, अहिंसक नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखें, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है, कौन सा पालतू सुअर का है। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। आपसे वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी है, तो गेहूं तथा जौ है। उसी तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता के साथ में भेड़ और बकरी भी है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको कुत्ता लगाना है इसमें, कुत्ता। एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसमें विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जाते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, इनके उनको कहां पर भंडारित किया जाए। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढे खोदे। किस लिए खोदे? भोजन के संग्रहण के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसको भंडारित करने के लिए। तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे। अपने अनाज के उपयोग के बारे में देख लेंगे। अनाज का क्या उपयोग है? बीज के रूप में भी अनाज का उपयोग किया जाता था, खाद्य के रूप में भी किया जाता था, कोई उपहार भी दे देता, जैसे आज बाइक दे देते हैं उपहार में, इसी प्रकार से पहले शादी ब्याह में क्या देते थे, अनाज को उपहार के स्वरूप दे देते। भंडारण के लिए भी किया जाता, भंडारित किया जाता था अनाज को। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडारण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जानवर बच्चे देते हैं
जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, यानी कि अगर हम किसी जानवर की देखभाल करेंगे तो उसकी संख्या तो बढ़नी स्वाभाविक ही है। साथ ही उनसे हमको दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पशुपालन हम लोग करते हैं वह है भंडारण के रूप में एक खाद्य श्रृंखला का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिलता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? क्या तुमने कई नीले वर्ग देखे हैं? छोड़िए इसको। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थल कृषकों और पशुपालन की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर देखते हैं। यहाँ पर क्या है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़े और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि गर्तवास किसको कहा जाता था? ये बुर्ज होम को ही गर्तवास के नाम से भी जाना जाता था। इनमें से उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है, आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणकालीन युग उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाणकालीन युग के उपकरणों को माना गया है। इनमें वे औजार भी जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन परस्तरीय युगीन और औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के कुछ उपकरणों के बारे में यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों के से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब अरहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे। वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थल है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ पालन सीखा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जौ का उत्पादन कहां पर किया गया था मेहरगढ़ में, और गेहूं का भी उत्पादन मेहरगढ़ में किया गया था। भेड़ बकरी पालन भी कहां पर किया गया था मेहरगढ़ में। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिलती हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ भी सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ के घर के चित्र को आप देख लीजिए तो आप जान लेंगे कि किस प्रकार से मेहरगढ़ में बनाए। ये मेहरगढ़ में मिली हुई एक कब्र है, उसका चित्र है, इसको भी आप देख लीजिएगा जूम करके। आइए जान लेते हैं
अन्यत्र जो अन्य तथ्य उसके बारे में। फ्रांस से गुफा में की गई चित्रकारी। आपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें से जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोह एस्को और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का प्रयास हो, देख लीजिएगा यहाँ पर आप। एक नवपाषाणकालीन पुरास्थल। नवपाषाणकालीन युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चतालहुम तुर्की में है। एक चतालहुम कहाँ पर है? तुर्की में। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाए गए चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चमकदार पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां कहाँ से मिलती थी? लाल सागर से। और सीपियां कहाँ से मिलती थी? मिलती थी आपको भूमध्य सागर से। ध्यान रखें कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। इनके अभी तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ है। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। या तो सामान खुद लेके जाएंगे या फिर जानवर की पीठ पर लाद कर ले जाएंगे, लेकिन पहिए का आविष्कार अभी नहीं हुआ है। सभी वर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके अगर टॉपिक हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।